स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सुखदेव कंबोज और आज का टॉपिक है हमारा विद्युत पे 50 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 51 नंबर से डिस्कस करते हैं। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है। इसके दोस्तों कारण समझते हैं थोड़ा। क्योंकि बिजली के बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन धातु का क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। अब टंगस्टन धातु के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यानी इसको ऑक्सीकरण ना हो जाए, ऑक्साइड इसके ना बन जाए और ऑक्साइड बन करके ये टूट ना जाए, इसलिए पूरी तरह से उसके अंदर क्या पैदा कर दिया जाता है, निर्वात पैदा कर दिया जाता है। दोस्तों क्या पैदा किया जाता है, निर्वात पैदा किया जाता है। मतलब उसके अंदर से पूरी तरह क्या निकाल दी जाती है, वायु को निकाल दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचयन कह दो या ऑक्सीडाइजेशन कह दो, ठीक है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। ऑक्सीकरण होगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टंगस्टन टूट जाएगा। लेकिन ऐसे जो बल्ब होते हैं दोस्तों, इनकी क्या नहीं होती, लाइफ नहीं होती इतनी, यानी बहुत ही कम इनकी लाइफ होती है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी वायु नहीं होती, किसी प्रकार की क्या नहीं होती, गैस नहीं होती। तो इसके स्थान पर क्या किया जाता है, निर्वात के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, कुछ नॉन रिएक्टिव गैसें जो हैं, ठीक है ना, जैसे हीलियम है, नियॉन है, इस तरीके की गैसें जो है उसके अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे बल्ब की लाइफ जो है बढ़ जाती है। फिलहाल जो हमारा आंसर है वो है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। आगे बढ़ेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों। क्योंकि दोस्तों ट्यूब के अंदर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाती है। तकरीबन 60 से 70% जो विद्युत का है वो क्या हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाता है। इसीलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है वो ज़्यादा रोशनी भी देती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा वो ऊष्मा के अंदर उसका जो है बिजली जो है प्रकाश ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो ज़्यादा रोशनी देती है। जबकि बिजली के बल्ब के अंदर ऐसा नहीं होता, इसीलिए बिजली का जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो अधिक पसंद की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे बात करेंगे CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। CFL और LED लैंप के, तो CFL और LED लैंप के अंदर अंतर होगा दोस्तों आपका, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारो वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED जो है वो आपका अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा LED, अगर आपने ट्यूबलाइट देखी होगी आजकल जो आ रही है, उसके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रिप लगी होती है जिसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे क्या बत्तियां लगी होती हैं, LED डायोड लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो LED लैंप क्या करता है, अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, जबकि CFL क्या करता है, उसके अंदर वाष्प और गैसेस का उपयोग किया जाता है। एक अंतर तो ये हो गया, और दूसरा अंतर क्या है इसके अंदर, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, यानी कम ऊर्जा जो है CFL लेता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 1 और 3 विकल्प, ठीक है। अब 54 नंबर पे डिस्कस करते हैं। 54 नंबर क्या कहता है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों। हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि हीटर आपने देखा होगा, हीटर में क्या लगा होता है, नाइक्रोम की तार लगी होती है, ऐसे स्प्रिंग से लगा होता है, वो नाइक्रोम की तार होती है। नाइक्रोम की तार ही क्यों लगाई जाती है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका कारण है कि एक तो नाइक्रोम का तार क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका उच्च होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसका हाई होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो तापीय ऊर्जा, यानी जो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा के अंदर, ऊष्मा ऊर्जा के अंदर ज़्यादा परिवर्तित करेगा, ठीक है। इसके साथ ही लाल तप्त होने पर ये ऑक्साइड इसके नहीं बनते, जब इसको फुल रेड हो जाता है तो इसके ऑक्साइड नहीं बनते, जिसके कारण ये जल्दी से टूटता नहीं है। इसीलिए नाइक्रोम के तार को हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बी और सी दोनों ही ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बात करते हैं, 55 नंबर पे आ जाते हैं। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूबलाइट का ज़्यादा अधिकतर भाग क्या हो जाता है, आपका प्रकाश ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ट्यूबलाइट का। तो आंसर हो जाएगा आपका 60 से 70%। क्या हो जाएगा, 60 से 70%। आगे बात करते हैं 56 नंबर पे, विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब किसी चालक के अंदर से क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
तो वो क्या हो जाता है, चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, उसका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित हम घरों के अंदर हीटर है जिससे हम खाना पकाते हैं, या हमारे विद्युत बल्ब हैं वो भी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, ट्यूबलाइट है वो भी हमारे ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, विद्युत हीटर भी, बल्ब भी और लाइट भी, तीनों क्या हैं, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। आगे बात करेंगे 57 नंबर पे। 100 वोल्ट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है। अब दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, विद्युत की खपत जो है, विद्युत की खपत जो है वो किसके इक्वल होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसको गुणा किया जाता है शक्ति इनटू में समय, शक्ति इनटू में समय। अब शक्ति क्या होती है, शक्ति जितनी भी पावर का इक्विपमेंट लगा होता है, जितनी भी पावर का, अगर आपको बल्ब दे रखा होगा या कोई और चीज़ दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे 100 वाट का दे रखा है, ठीक है, तो 100 वाट इसकी क्या होगी, शक्ति होगी। तो 100 गुणा समय कितना हो गया, 1 घंटों के रूप में अपने को लेना पड़ेगा। तो 100 इंटू 10 तो कितना हो गया, 1000 किलोवाट घंटा, क्योंकि शक्ति को किलोवाट के अंदर नापते हैं, इसका बड़ा जो मात्रक होता है। तो 1000 क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। और 1000 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको आगे अगर न्यूमेरिकल मिलेगा उसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। विद्युत की खपत यानी यूनिट निकालनी है तो आपको शक्ति गुणा समय, पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम से आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे आगे, न्यूमेरिकल आता है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 100 वाट का बल्ब बिजली का 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्चा कितना होगा, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो शक्ति यहाँ पे कितनी है, 100, पावर कितनी देर की, 100, और 10 घंटे चलता है तो वही आ जाएगा 1000 किलोवाट घंटा। 1000 किलोवाट घंटे का कितने यूनिट बनते हैं, 1 यूनिट बनती है। और 1 यूनिट की कितने रुपए दे रखे हैं, 5 रुपये प्रति यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 5 रुपये आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे अगर जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से उसका खर्चा कितना आएगा, 5 रुपये आएगा, क्योंकि 1 यूनिट खपत होगी और 1 यूनिट की कीमत है 5 रुपये। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 पे डिस्कस कर लेते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा दोस्तों विद्युत ऊर्जा की इकाई है। हम देख चुके हैं विद्युत ऊर्जा की खपत की इकाई है किलोवाट घंटा, जहाँ पे हम शक्ति इंटू समय करते थे, पावर इंटू टाइम। इंग्लिश के अंदर आपको पीटी मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 60 नंबर पे। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल, जो आपका बिल आता है उसमें क्या आपके किस पर आधारित होता है, वो किस पर गणना की जाती है, ये आपसे पूछना जा रहा है कि ओम पर नहीं, एम्पियर पे नहीं, वोल्टेज पे नहीं, वॉटेज, वोल्टेज यहाँ पे यानी वाट, यहाँ पे वाट, जिसको आप बोलते हैं कितने वाट का, इतने वाट का बल्ब है, इतने वाट का, तो उसी पे तो आपकी बिजली की खपत क्या कर दी जाती है, गणना की जाती है। क्योंकि हमने क्या देखा, शक्ति इंटू समय, और शक्ति किसके अंदर होती है, वाट के अंदर होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, वॉट आंसर आ जाएगा, ए नंबर। 61 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। ये सॉरी इसमें थोड़ा मिसिंग है, नहीं मिसिंग नहीं है, सही है क्वेश्चन। बिजली के खपत का बिल, ये हो गया, निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। सर ये इसका क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो आपका केवल एक आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 61 पे आ जाते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। वही बात आ जाती है, 100 वाट का बल्ब इंटू 10 तो कितना आ गया, 1000 आ जाएगा, 1000 किलोवाट घंटा हो जाएगा। और 1000 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। यहाँ पे आपको 1 इकाई दे रखा है तो यूनिट की जगह इसने इकाई लिख दिया, कोई बात नहीं, 1 इकाई कह दो या 1 यूनिट कह दो, एक ही चीज़ है। अब आप बात करेंगे 62 नंबर पे, तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए थोड़ा। तड़ित चालक क्या होता है, आपने देखा होगा बिल्डिंग में बड़ी बड़ी जो होती हैं उसके ऊपर एक रॉड सी लगा दी जाती है। वो रॉड किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। ऊपर से वो नुकीली होती है,
ठीक है ना, उससे एक तार जोड़ दिया जाता है जो बिल्डिंग के नीचे धरती पर क्या दिया जाता है, धरती में स्थापित कर दिया जाता है उसका, ठीक है। वहाँ पे कोयला और नमक ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। उससे होता क्या है, ऊपर से जब बिजली कड़कती है, ठीक है, एक्स्ट्रा बिजली जब आ जाती है कभी, तो वो बिजली से आपको बचाता है, ठीक है ना। आसमानी बिजली जो इस पर होती है तो एक्स्ट्रा आवेश इस पर आ जाता है, तो ये क्षण ग्रहण कर लेती है। एक्स्ट्रा आवेश को ये कहाँ भेज देती है, हमारी पृथ्वी में भेज देती है, ठीक है। तो इस तरीके से तड़ित चालक होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार करता है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने आविष्कार किया इसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक अभी मैंने डिस्कस किया, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तांबे का रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा कम होता है और अच्छा सुचालक होता है। 64 नंबर पे डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन सही उत्तर के नीचे कूटों को चुनना है आपका। एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? ए नंबर। थोड़ा आप डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। सही बात है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ये नष्ट होने को बचाते हैं। अब ये क्या कहता है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही कारण है। आर क्या है? ए का सही कारण है। सही कारण क्या है कि ये आवेश, जो एक्स्ट्रा आवेश होता है, उसको पृथ्वी तक भेज देते हैं, जिससे क्या होती है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचा लेती है। तो ये हो गया आंसर इसका। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर पे। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण है भाई? इस पे समझिए आप, ये तार है, इस पे आगे बल्ब लगा हुआ है, इस तरीके से बल्ब है और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? तंतु लगा हुआ है। अब ये कहता है कि ये जो तार में जो धारा जा रही है, इसके कारण ये तार तो चमकती नहीं है, लेकिन ये तंतु चमकने लगता है। ऐसा क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो तंतु होता है ना, वो हाई रेजिस्टेंस का होता है। मतलब उसका क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी उच्च होता है। तो इसका आंसर पहले अपने देख लेते हैं। तंतु का प्रतिरोध जो है तारों की अपेक्षा में अधिक होता है। अब हाई रेजिस्टेंस होने के कारण आर का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। आर का मान ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वो गर्म होता है, और गर्म होता है तो वो प्रकाश ऊर्जा के अंदर प्रकाश का निर्माण करता है, प्रकाश ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो तंतु चमकने लगता है, लेकिन जो तारें हैं वो चमकती नहीं हैं। तो प्रतिरोध का सारा खेल है। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 क्या कहता है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूं मंद चालक की, तो यहाँ पे मंद चालक कौन सा नहीं है? सिलीनियम नहीं है। सिलीनियम मंद चालक नहीं है, बल्कि ये क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। अच्छा चालक माना जाता है, अच्छा चालक माना जाता है, अच्छा जो है सुचालक है। जिसको आप सुचालक बोल दो या अच्छा चालक बोल दो, एक ही बात है। बाकी जो सल्फर है, ब्रोमीन है, फास्फोरस है, ये विद्युत के मंद चालक हैं, यानी बहुत कम मात्रा के अंदर ये करते हैं, बिजली को प्रवाहित होने देते हैं। 67 नंबर पे आते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में कौन से विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ये पिछली वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत अपघट्यों में शुष्क सेल क्या है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो है प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। 68 नंबर पे डिस्कस करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट, जिसको आप फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट भी बोल देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्या अंकित होता है उस पर, यानी क्या लिखा होता है, ठीक है। तो कितना किलो लिखा होता है, ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6500 के लिखा होता है, किलोवाट। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है एक। 69 नंबर पे आते हैं। मानव शरीर अगर शुष्क अवस्था के अंदर है तो विद्युत प्रतिरोध की प्रमाण की कोटि कितनी है, यानी कितना रेजिस्टेंस वो दिखाता है। अगर मानव शरीर की बात करें तो कितना रेजिस्टेंस जो है वो दिखाता है, कितना प्रतिरोध दिखाता है अगर वो शुष्क अवस्था के अंदर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर 6 ओम। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 ओम। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए तो अब धातु कौन सा उपयोग, क्योंकि लोहे से कोई धातु मतलब कोई विद्युत उत्पन्न नहीं होती, तांबे से नहीं होती, एल्युमिनियम से भी नहीं होती, क्योंकि ये तो विद्युत के अच्छे चालक हैं। लेकिन यूरेनियम यहाँ पे ऐसी धातु है जिससे क्या हो सकती है? विद्युत उत्पन्न हो सकती है। कैसे उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि यूरेनियम क्या है, एक मान लो जो परमाणु ऊर्जा की जो भट्टी होती है उसके अंदर यूरेनियम को क्या करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम को क्या करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये फ्यूल के रूप में यहाँ पे यूज होती है और परमाणु ऊर्जा से फिर क्या है? विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा यूरेनियम से जुड़े क्वेश्चन आप अक्सर देखते रहते हैं। यूरेनियम को क्या कहते हैं? यूरेनियम का दूसरा नाम क्या है? आशा धातु भी कहते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आशा धातु क्या है? तो आशा धातु किस धातु को कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। और सर्वाधिक जो भारत के अंदर इसका उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? सर्वाधिक झारखंड में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। तो यहाँ पे अपने साथ साथ में ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में हमने देखा। यूरेनियम का दूसरा नाम इसको आशा धातु भी कहते हैं। और ये प्रकृति के अंदर क्या नहीं पाई जाती? मुक्त अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती? तो ये आपका ऑप्शन के अंदर होगा, बाकी अलग ऑप्शन होंगे तो आपको ये चुनना पड़ेगा। तो हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जा रहा है? यूरेनियम का। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन पे। माइका। माइका का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? माइका अभ्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अभ्रक को। ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं माइका है। माइका क्या है? तो माइका एक ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या है दोस्तों? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब माइका अभ्रक तो 90% पूरे वर्ल्ड का 90% कहाँ पे पैदा हो रहा है? इंडिया के अंदर है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा इंडिया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ गए 72 नंबर क्वेश्चन पे। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? बल्ब के अंदर जो तंतु बना होता है, आपका जो टंगस्टन की तार लगी होती है, उसका तापमान आपसे पूछा गया। तो उसका तापमान होता है दोस्तों 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर होगा। लेकिन उसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि टंगस्टन धातु का गलनांक जो है, या बिजली के बल्ब जो में जो टंगस्टन लगा होता है उसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 2000-2500 पर क्या हो जाता है? वो चमकने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए गलनांक बिंदु को पहुंचने से पहले ही वो चमकने लगता है। तो इसीलिए वो जल्दी लंबे समय तक चलता रहता है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से आपको पता है एम्पियर किसका नापा जाता है? एम्पियर विद्युत धारा नापी जाती है। क्या नापी जाती है? विद्युत धारा नापी जाती है। आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। 74 नंबर पे आते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो बनाया जाता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। सूर्य से अपनी ऊर्जा वो प्राप्त करता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से वो लंबे समय तक हमारे अंतरिक्ष में रह पाता है। 75 नंबर पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलती है। आपने इसको क्या करते हैं? विद्युत देते हैं और मोटर क्या करती है? घूमने लग जाती है। और उसके साथ में जो शाफ्ट से जो भी मटेरियल लगा होता है वो भी क्या घूमने लग जाता है। अब विद्युत मोटर के कई उपयोग हैं। विद्युत मोटर से आप पंखा बना सकते हो, पानी वाली जो मोटर है वो बना सकते हो, या कोई भी मशीनरी, ठीक है, वो सारी बना सकते हो। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत मोटर। आगे बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन पे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? निम्नवत होता है। किसके द्वारा होता है? विद्युत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ये सेलों में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है प्रक्रिया? विद्युत अपघटन वाली प्रक्रिया को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा ये 2 कैथोड और एनोड वाला सिस्टम आपने देखा होगा, प्लस माइनस। इसके अंदर क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है, शुष्क सेल के रूप में अगर हम बात करें तो क्या होगा? जो अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड भरा होगा। तो इससे क्या होता है? इससे सेल बनाए जाते हैं। और ये क्या करता है? ये किसका रूप है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइज ये वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे 77 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ को जिसका दूसरा नाम है क्या? आईसी।
ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त अर्धचालक चिप, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सिलिकॉन की चिप बनी होती है वो, ठीक है, सिलिकॉन क्योंकि अर्धचालक है। आगे बढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली है। प्रत्यावर्ती धारा इंग्लिश में बोलूँ तो AC और दिष्ट धारा DC। अब ये क्वेश्चन है AC को DC में कन्वर्ट करने वाली युक्ति। AC को DC में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को बोलते हैं दोस्तों रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। जबकि इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, अगर DC को AC में जो कन्वर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर बोलते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पे, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? AC को DC में बदलते हैं या DC को AC में बदलते हैं, DC वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, AC वोल्टेज को अपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, AC का वोल्टेज का उपचयन अपचयन, या देसी भाषा में समझाऊँ अप डाउन, ठीक है, अप डाउन होने से बचाते हैं, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं, AC की वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। ये किसी तरह का कन्वर्टर नहीं है, लेकिन ये नियंत्रण करने का काम करता है। अब बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदीप्त नली, प्रतिदीप्त नली जिसको आप बोलते हो फ्लोरासेंट लैंप, ठीक है, में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प तथा ऑर्गन। पारावाष्प तथा ऑर्गन, इसकी ऑर्गन की जगह कई बार जिनॉन, नियॉन या क्रिप्टॉन गैस का भी यूज़ कर लिया जाता है। 81 नंबर पे आ जाते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सबसे लंबी पिन को, अगर आपने वायरिंग की हो कभी, तो सबसे लंबी पिन किससे जुड़ती है? बेस से जुड़ती है, आधार सिरे से जुड़ती है। 82 नंबर पे आते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक बल्ब जो है वह दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, तो इससे संबंधित निम्न कथन सही है। तो इससे ही कथन दे रखे हैं आपको, तो कथन कौन सा सही होगा इसमें? अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसका रेजिस्टेंस जो है हाई होगा, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, और जो वो ऊष्मीय प्रभाव भी दिखाएगा, और प्रकाश, अगर वो तंतु चमकने वाला है तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अधिक प्रकाश देने वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। 83 नंबर पे आ जाते हैं। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। 1 किलोवाट घंटे का मतलब कितनी एनर्जी देता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा जो है वो निकलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊर्जा निकलती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 84 नंबर पे आते हैं। फ्लोरासेंट लैंप में चौक का क्या प्रयोजन है? चौक क्या करता है? जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर एक छोटा सा इस तरीके का क्या लगा होता है? चौक लगा होता है। चौक क्या करता है? चौक का क्या काम है? चौक का काम है कि करंट के प्रवाह को बढ़ाना। स्टार्टिंग करंट जो देता है वो बढ़ा करके देता है, जिससे बाद सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो ये बात हो गई। 85 नंबर पे आते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? यानी चालक के विद्युत प्रतिरोध पे निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ताप का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, तरंग दैर्घ्य का भी प्रभाव पड़ता है, अनुप्रस्थ पराग के क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो दाब बढ़ाने या घटाने से चालक के प्रतिरोध पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो बी आंसर हो जाएगा। 86 पे आते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि यदि कोई चालक है और उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? R = 0 हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसा क्या होता है? K यानी अगर केल्विन जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? प्रतिरोध 0 हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध 0 होता है तो उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव भी वो क्या कर देता है? चुंबकीय प्रभाव भी क्या हो जाता है? उसका 0 हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? अतिचालक बोलते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसा तकरीबन क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर होता है जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और उसमें चुंबकीय प्रभाव भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ तब क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। और ये प्रभाव क्या कहलाता है? मेसनर प्रभाव कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसनर प्रभाव क्या है? मेसनर प्रभाव। मेसनर प्रभाव का संबंध किससे है? अतिचालकता से।
अति चालकता से, ठीक है, यानी बहुत अधिक चालकता दर्शाना। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ये हम कल पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, वो किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है, बाय ओम लॉ, ओम के नियम ये कहता है। मतलब जितनी लंबाई प्रतिरोध की, मतलब तार की, चालक की लंबाई अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? यदि प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 88 नंबर पे आते हैं। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप के अंदर क्या रहता है? नियॉन और पारा रहता है। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। 89 नंबर पे आते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त, तो ये आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कैसे? रेगुलेटर से ही बदलते हैं। इस तरीके से जो लगा होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आप उसको घुमाते हो तो गति बदल जाती है पंखे की। घरों में लगा होता है। MCB जो आपकी लगी होती है ऑन ऑफ वाली, ठीक है ना, इस तरीके से ऊपर ऑन और नीचे ऑफ लगा होता है ना। तो MCB जो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के मामले विद्युत की पूर्ति को काट देता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत की पूर्ति को काट देता है। ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ये उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर फ्यूज काम करता है, यानी धारा के तापीय प्रभाव पर, तापन प्रभाव पर काम करता है। 91 नंबर, 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट होता है दोस्तों 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 92 नंबर पे आते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो साबुन का बुलबुला क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है, जिसके कारण यह क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। डायनमो एक मशीन है। डायनमो क्या करती है? डायनमो का काम है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। डायनमो को आप विद्युत जनरेटर भी कह सकते हो, जनरेटर जिसको आजकल बोलते हैं, वो शुरू में डायनमो ही बोला जाता था उसको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करेंगे 94 नंबर पे। एक धारावाही चालक संबंधित है, किससे संबंधित है? धारावाही चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि अगर किसी के अंदर, चालक के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। चुंबक का, वो चुंबक की भांति भी व्यवहार करेगा। 95 नंबर आता है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विद्युत प्रतिरोध को किससे नापा जाता है? मेनली क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो विद्युत प्रतिरोध को किससे नापा जाता है? तो प्रतिरोध का सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ओम ने दिया है। तो उसी के नाम पर मीटर है, ओम मीटर, जिसको आप अमीटर भी बोल देते हो, ओम मीटर भी बोलते हैं आप। आगे बढ़ेंगे। 96 नंबर पे आते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? छड़ हो जाती है दोस्तों धनावेशित हो जाती है। छड़ धनावेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि छड़ क्या हो जाती है? छड़ क्या कर देती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। जबकि रेशम क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ रह जाता है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पर रहता है, कुछ अंदर कुछ बाहर, या सभी सत्य हैं? यहाँ से पूछा है। तो एक प्रयोग फिजिक्स के अंदर किया गया था। अगर किसी चालक को, एक गोलाकार चालक को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो उसका जितना भी आवेश होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सब उसके क्या आ जाते हैं? बाहरी पृष्ठ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब किसी चालक को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा संपूर्ण आवेश कहाँ होता है? बाहरी पृष्ठ पर आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर पे आते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। कूलाम का नियम क्या कहता था? F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2। ये इसका डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं इस तरीके से, ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 Q2 क्यों लिखा है? क्योंकि कूलाम ने दिया है तो उसने अपने उस पर ही मतलब वो सिंबल किए हैं। तो Q1 ये दो क्या हैं? विद्युत आवेश हैं, स्थिर बिंदुत आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी को r है।
तो वो बोलता है कि कोई भी दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर वो समान आवेश हैं यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, और दोनों अगर विपरीत आवेश हैं तो क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है, तो इस परिकल्पना पे उसने क्या किया, अपना नियम दिया कूलाम का नियत का, इसके अंदर क्या लगेगा, बल लगेगा। और वो बल क्या होगा, बल इस प्रकार से होगा कि वो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर जो होगा समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये नियम है कूलाम का। तो किसका नियम है ये, कूलाम का नियम। आगे बात करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन में। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल क्या हो जाएगा। अब देखो, आवेशों के मध्य की दूरी यानी r को क्या कर दिया गया, r/2 कर दिया गया। ठीक है, मध्य की दूरी यही है। अब उससे थोड़ा सा देखते हैं, उसने क्या कहा था कि ये समानुपाती होता है 1/r² के। अब 1/r² है तो r² की जगह अब उस क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और 4 बन करके ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 गुना होगा। ये बात हो गई। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं 100 नंबर। समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों के अंदर क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, जिसके पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेकंड पार्ट था, इसमें भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।